नमस्कार बच्चों, स्वागत है भूगोल की क्लास में। पिछले वीडियो में हमने जो मानव भूगोल की बुक जिसकी पहली इकाई है उसका पहला अध्याय था मानव भूगोल की प्रकृति और उसके विषय क्षेत्र, जिसमें हमने मानव भूगोल का अर्थ, उसकी प्रकृति के बारे में अपने अध्ययन किया था। ठीक है, आज उसे हम आगे विषय क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। क्या मानव भूगोल का क्या विषय क्षेत्र है, ठीक है ना। तो विषय क्षेत्र जो है मानव भूगोल का, उसको पढ़ने से पहले हम वापस थोड़ा सा कल जो क्या पढ़ा था उसका रिकॉल कर देते हैं। ठीक है, तो मानव भूगोल का कल हमने अर्थ, परिभाषा आदि इसके बारे में अध्ययन किया था, जिसमें हमने कहा था कि भाई मानव भूगोल है उसका विकास कब से माना जाता था? 18वीं सदी। कौन सी सदी है? 18वीं सदी से क्या है, मानव भूगोल का विकास चालू हो गया था। ठीक है, अभी भी क्या है, वर्तमान में भी क्या है, इसका विकास हो रहा है। इसलिए हम इसको किस विषय या कैसा विषय कह सकते हैं इसको? प्रगतिशील विषय। ये कैसा विषय है? प्रगतिशील विषय। ठीक है, अब जो वर्तमान में मानव भूगोल को अपन जानते हैं उसको अपन क्या कह सकते हैं? आधुनिक मानव भूगोल। आधुनिक मानव भूगोल। ठीक है दोस्तों, फिर क्वेश्चन आता है कि भाई जो आधुनिक मानव भूगोल था इसका जनक या पिता किसे कहते हैं? तो जर्मनी के थे विद्वान, उनका नाम था फ्रेडरिक रेडजेल। कहाँ के थे ये? फ्रेडरिक रेडजेल थे, जर्मनी के। ठीक है, अब आधुनिक मानव भूगोल के तो पिता कौन थे? फ्रेडरिक रेडजेल। तो आपको पूछ सकता है कि आधुनिक भूगोल के जनक कौन है? आधुनिक भूगोल के जनक तो कौन है? अपने अलेक्जेंडर हम्बोल्ट। अलेक्जेंडर हम्बोल्ट या क्या, ये कौन थे? ये आधुनिक भूगोल के जनक इसको माना जाता है। आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन है? फ्रेडरिक रेडजेल। जब फ्रेडरिक रेडजेल था, इसकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक थी, उसका नाम क्या था? एंथ्रोपोजियोग्राफिया। क्या नाम था इसका? एंथ्रोपोजियोग्राफिया। इस एंथ्रोपोजियोग्राफिया में रेडजेल एक बहुत ही सुंदर परिभाषा बताई थी। उसने कहा था कि मानव भूगोल में या मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के मध्य संबंधों का क्या करता है? अध्ययन है। इस भूगोल वेता ने कहा था कि मानव समाज व मानव समाज और धरातल के मध्य क्या है? संबंधों का क्या करता है? ये अध्ययन करता है। ये मानव समाज है और धरातल के मध्य संबंधों का अध्ययन हम किस में करते हैं? अपन मानव भूगोल के अंदर क्या करते हैं? इसका अध्ययन करते हैं। ठीक है, फिर फ्रेडरिक रेडजेल की एक शिष्य थी, उसका नाम था एलन सैम्पल। ये एलन सैम्पल कहाँ की थी? ये एलन सैम्पल थी अमेरिका की। उसने भी एक बहुत ही सुंदर परिभाषा दी थी। उसने कहा था कि मानव भूगोल चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी के मध्य पारस्परिक और परिवर्तनशील संबंधों का क्या है? अध्ययन है। तो एलन सैम्पल थी, एलन सैम्पल ने क्या परिभाषा दी थी? एलन सैम्पल, इन्होंने परिभाषा दी थी कि मानव कैसा है? चंचल मानव। मानव कैसा है? चंचल मानव व अस्थायी पृथ्वी। अपन अस्थायी पृथ्वी या चंचल मानव दोनों कह सकते हैं।
चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी के मध्य कैसे संबंध है? पारस्परिक संबंध कैसे है? परिवर्तनशील संबंधों का क्या है ये अध्ययन हम मानव भूगोल में करते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर हमने चर्चा की थी कि भाई जो ये फ्रेडरिक ड्रेजल था, ये एनएल सैम्पल थी, ये किस विचारधारा के क्या समर्थन करते थे? तो ये विचारधारा थी निश्चयवाद या इसको अपन कह सकते हैं नियतिवाद या प्रकृतिवाद। ठीक है, ये नियतिवाद और जो निश्चयवाद, ये विचारधारा कहती है कि मानव क्या प्रकृति का गुलाम है, प्रकृति क्या है? मानव का स्वामी है। ठीक है, जो कुछ भी संसार में घटित होता है ये प्रकृति के द्वारा हो सकता है, प्रकृति को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। तो ये परिभाषा क्या कहती है? इसमें इस परिभाषा में किसको ज्यादा वरीयता दी गई है? प्रकृति को। यानी कहता है कि प्रकृति क्या है? मानव की क्या है? स्वामी है, और मानव क्या है? इसका दास या क्या है? वो उसका गुलाम है। ठीक है, फिर आगे एक था फ्रांसीसी विद्वान था, वो था कौन था? विडाल डी लाप्लास। ये कहाँ के थे? फ्रांस के थे। इन्होंने एक नई विचारधारा लेके आए थे। ये कौन सी थी? संभववाद विचारधारा। ये कौन सी विचारधारा है? संभववाद विचारधारा। ये संभववाद विचारधारा कहती है कि मानव कोई प्रकृति का गुलाम नहीं है, बल्कि प्रकृति क्या है? मानव का क्या है? गुलाम है। मानव की इच्छा होगी जो प्रकृति के साथ मतलब काम कर सकता है या प्रकृति का उपयोग ले सकता है, मानव को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। ठीक है, तो इस विचारधारा में किसको ज्यादा वरीयता दी गई थी? मानव को क्या दी गई थी? वरीयता दी गई थी। विडाल डी लाप्लास था, इसने भी एक परिभाषा दी थी। उसने कहा था कि मानव भूगोल पृथ्वी और मानव के मध्य की एक नवीन विचारधारा प्रस्तुत करती है, जिसमें पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा उसके ऊपर निवास करने वाले जीवों के मध्य पारस्परिक संबंधों का क्या है? संश्लिष्ट ज्ञान है। ये किसने कहा था? विडाल डी लाप्लास ने कहा था। ठीक है, फिर एक और विद्वान था, उसने एक नई विचारधारा लेके आया था, वो था ग्रिफिथ टेलर ने भी एक नई विचारधारा जिसने बोला रुको और जाओ। यानी इसने कहा कि न तो प्रकृति सर्वोपरि है, न ही कौन है? मानव सर्वोपरि। दोनों क्या करते हैं? साथ साथ में अपने क्रियाकलाप कर अपना कार्य पूर्ण करते हैं। ठीक है, तो ये विचारधारा किसने दी? रुको और जाओ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूछ सकते कि रुको और जाओ विचारधारा किसने दी थी? ग्रिफिथ टेलर कहाँ के थे? ये अमेरिका के। ठीक है दोस्तों, तो फिर हमने इस तरह जो कल वाली वीडियो था वापस मैंने रिकॉल एक बार करा के आज हम पढ़ेंगे मानव भूगोल है, इसका विषय क्षेत्र क्या है, यानी इसके विषय क्षेत्र में क्या क्या आता है, इसके पीछे जो विषय क्षेत्र है इसमें अपन किसका अध्ययन करते हैं, इन सभी के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब क्या है मानव भूगोल के विषय क्षेत्र। अब ये मानव भूगोल के जो विषय क्षेत्र है वैसे तो ये क्या है, बड़ी व्यापक है। ठीक है ना, यानी बहुत ही इसका मानव भूगोल के विषय क्षेत्र क्या है, बहुत ही विस्तृत है। फिर भी इन विषय क्षेत्रों का निर्धारण आपके अमेरिकन व फ्रांस के जो भूगोलवेत्ता थे, भूगोलवेत्ताओं ने इसके मानव भूगोल के विषय क्षेत्र का क्या क्या था निर्धारण किया था। जैसे आपके सिलेबस में दे रखा है हंटिंगटन के द्वारा मानव भूगोल के क्या है विषय क्षेत्र, हंटिंगटन के द्वारा
मानव भूगोल के विषय क्षेत्र। ठीक है, इस हंटिंगटन महोदय था, इसने दो प्रकार के विषय क्षेत्र का क्या क्या था इसने बताए थे। पहला इसने बताया था विषय क्षेत्र कौन सा है, भौतिक दशाओं वाला विषय क्षेत्र। दूसरा इसने बताया था मानवीय प्रतिक्रिया, या क्या कह सकते अपन, अनुक्रिया। ठीक है, भौतिक दशाओं में अपन क्या करते हैं कि भौतिक दशाओं में इसमें ग्लोब है, ग्लोब की स्थिति कैसी है इसके बारे में जानकारी दे सकते हैं इसमें। ठीक है, फिर इसने बताया था कि जो अपना भूमि है, भूमि की बनावट कैसी है, यानी भूमि में कहाँ समतल वाला भाग है, कहाँ मतलब उबड़ खाबड़, कहाँ पर्वत है, कहाँ मैदान है, कहाँ नदियाँ, ये सभी क्या है अपन भौतिक दशाओं के अंतर्गत इसका क्या विषय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। फिर हम इसमें और देख सकते हैं कि वही वनस्पति या मृदा, जलवायु आदि सभी विषयों का क्या भौतिक दशाओं के अंतर्गत क्या इसका अध्ययन हम करते हैं। मानवीय जो प्रतिक्रिया होती है, तो मानवीय प्रतिक्रियाओं में या इसने क्या क्या विषय क्षेत्र बताए थे, इन्होंने बताया था कि जो भौगोलिक आवश्यकताएं, यानी मानव की कौन कौन सी ऐसी भौगोलिक आवश्यकताएं हैं, जैसे उसको खाने के लिए क्या चाहिए, भोजन चाहिए, पहनने के लिए वस्त्र चाहिए, और रहने के लिए क्या उसको चाहिए, निवास, और पीने के लिए क्या चाहिए उसको, जल। ये सभी क्या है भौतिक आवश्यकता है। इसको ये मतलब पूर्ति करने के लिए खूब अपने आवश्यकता है मतलब ये कार्य करने लगा। दूसरा, इन सभी आवश्यकताओं को उसका व्यवसाय क्या है, व्यवसाय के लिए मान लीजिए कृषि करता होगा, पशुपालन, उद्योग आदि व्यवसाय के अंतर्गत ये आता है। आगे इसके मानवीय प्रतिक्रिया क्रियाकलाप में क्या और क्या आ सकता है कि भाई इसके कार्य कुशलता, कार्य कुशलता हो क्या, स्वास्थ्य है कि नहीं, स्वास्थ्य की जानकारी। ठीक है, उसके मनोरंजन के साधन कौन कौन से, परिवहन के साधन आदि का क्या है कार्य कुशलता कहता है, तो क्या करते हैं अध्ययन करते हैं। ठीक है, चौथा अपन बात कर सकते हैं उच्च आवश्यकताएं। उच्च आवश्यकता में क्या बात कर सकते हैं अपन, यानी उसकी शिक्षा, उसका धर्म, साहित्य, कला आदि के बारे में अपन क्या प्रतिक्रिया, ये मानवीय प्रतिक्रिया या अनुक्रिया में अपन क्या करते हैं इसका अध्ययन करते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हो सकता है एक नंबर का क्वेश्चन कि हंटिंगटन के अनुसार मानव भूगोल के विषय क्षेत्र को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। पहला था भौतिक दशाएं और मानवीय प्रतिक्रिया। ठीक है, फिर और भी खूब सारे विद्वान थे, उन्होंने अपने अपने मतलब हिसाब से क्या है मानव भूगोल के विषय क्षेत्र बांटे। जैसे आपके था विडाल डी लाप्लास, क्लास में मानव भूगोल के विषय क्षेत्र को 4 भागों में इसने बांटा था। पहला उसने जनसंख्या, दूसरा इसने सभ्यता के तत्व, ये सभ्यता के तत्व कैसे कौन कौन से। ठीक है, फिर उसमें एक और विषय क्षेत्र था, उसका था क्या, प्रकृति, यानी प्रकृति में कौन कौन सी क्या क्या चीजें आती है वो सब आ जाएगा इसके अंदर। और चौथा भाग क्या था, मानव जातियां या उसके निवास क्षेत्र। ठीक है ना, ये जो ब्लास्ट था विडाल डी लाप्लास, इसने क्या है मानव भूगोल के विषय क्षेत्र को 4 भागों में बांटा। जनसंख्या, जनसंख्या में क्या उसका वितरण क्या है, जनसंख्या लिंगानुपात के तहत घनत्व ज्यादा का, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। सभ्यता का विकास कैसे हुआ था, कौन कौन सी सभ्यता कहाँ कहाँ पाएगी, उनके अनुसार प्रकृति में क्या क्या चीजें पाई जाती है उनका सबका अध्ययन। और मानव जातियाँ कौन कौन सी जातियाँ, उनका विकास कैसा और सभी का अध्ययन क्या है, इसे विषय क्षेत्र के अंतर्गत क्लास में इसको बांटा था। ठीक है, एक और वैज्ञानिक था, वो था आपके जीन ब्रून।
कौन था? जीन ब्रूस। जीन ब्रूस ने इसके जो मानव भूगोल के विषय क्षेत्र है उसको दो भागों में बांटा था। उसमें पहला बताया था सभ्यता के विकास तत्व, और दूसरा बताया था उसमें धनात्मक, या अपन कह सकते हैं इसमें यथार्थ, ठीक है, जो वर्तमान में चल रहा है। तो जीन ब्रूस ने इसको दो भागों में बांटा था। लांस ने कितने भागों में? 4 भागों में बांटा था। और हंटिंगटन ने कितने भागों में बांटा था? 2 भागों में। तो ये इंपॉर्टेंट आप ध्यान रख सकते हो, ठीक है। तो ये अपन ने अलग अलग विद्वानों के अनुसार अलग अलग मानव भूगोल के विषय क्षेत्र के बारे में अपन थोड़ी बहुत जानकारी ली। अब इन विषय क्षेत्र के में कौन कौन से तत्व है, महत्वपूर्ण तत्व, उनके बारे में देखिए। इन तत्वों की अपन बात करें तो मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में निम्नलिखित तत्व है। निम्न तथ्य कह सकते हैं अपन या तत्व कह सकते हैं, ठीक है। तो पहला इन तत्वों में अपन बात करते हैं जनसंख्या। जनसंख्या का भौगोलिक अध्ययन, ठीक है। दूसरे तत्व की आकृति की अपन बात करें तो भाई क्या है? प्राकृतिक संसाधनों का अध्ययन। तीसरा सांस्कृतिक वातावरण का अध्ययन। चौथे तथ्य की अपन बात करें तो ये आता है आपके भाई वातावरण के साथ समायोजन का अध्ययन, ठीक है। पांचवें तथ्य की अपन बात करें तो पांचवा तथ्य आता है कि प्रदेशों के साथ संबंधों का अध्ययन, ठीक है। और जो लास्ट है ये है आपके क्रमिक अनुक्रियाएं, ठीक है। तो आपके जो सिलेबस में दे रखा है कि जो विषय क्षेत्र है उसके तथ्य कौन कौन से? सबसे पहले जनसंख्या का भौगोलिक अध्ययन। इस जनसंख्या भौगोलिक अध्ययन में अपन इसमें अध्ययन करेंगे भाई कि किसी क्षेत्र की जनसंख्या कितनी है, वहाँ का लिंगानुपात कितना है, वहाँ का जनघनत्व कितना है, वहाँ में कितनी वृद्धि दर है, आदि तथ्यों की, कितने प्रवास हुए, कितने अधिवास हुए, इन आदि तथ्यों का अध्ययन अपन किसमें करते हैं? जनसंख्या के भौगोलिक अध्ययन में इसका अध्ययन करेंगे। दूसरा है प्राकृतिक संसाधन। इस पृथ्वी या इस धरातल में कितने प्राकृतिक संसाधन है, इनका उपयोग मानव किस प्रकार करता है, आदि संबंधों का अध्ययन हम इसमें प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत करते हैं। अगले आता है सांस्कृतिक वातावरण। सांस्कृतिक वातावरण का मतलब मानव का संस्कृति के साथ कैसा मतलब सामंजस्य है, उन सभी का कैसे मेल मिलाप है, वो कैसे पहनावा, उसका कैसा खान पान है, आदि का अध्ययन अपन किसमें करेंगे? सांस्कृतिक वातावरण के साथ अध्ययन इसमें करते हैं। अगला आता है चौथा है आपके वातावरण के साथ समायोजन। इसमें वातावरण के साथ समायोजन यानी पृथ्वी पर अलग अलग प्रकार के क्या पाए जाते हैं? वातावरण पाए जाते हैं। या मान लीजिए अलग अलग कंडीशन, जैसे आप ऊपर चले उत्तरी ध्रुव में चले जाओ, यहाँ पर बर्फीला क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ पर बर्फ ज़्यादा पाई जाती है। इस वाले भाग में चले जाइए, यहाँ पे क्या खूब सारी गर्मी पड़ती है, और यहाँ पे क्या है खूब सारे उबड़ खाबड़ क्षेत्र है। तो इन सभी कंडीशन को देखकर मानव क्या है, इस वातावरण के अनुसार क्या बन चुका है, ढल चुका है। यानी जो बर्फ में रह रहे तो बर्फ में ना तो उनको पत्थरों का घर मिलेंगे, तो वो क्या करते हैं? बर्फ का ही घर बनाकर वहाँ पे रहने लगे। अब उसको भोजन के लिए वहाँ पे ना तो कोई ज़्यादा वनस्पति पाई जाती है, ना कुछ ऐसा पाई जाती है। वो क्या है, मछलियों का शिकार करके अपना भोजन को क्या करते थे? वो करते थे, ठीक है। तो मानव ने वातावरण के साथ कैसे समायोजन कर दिया, उसका अध्ययन हम इसमें करते हैं, ठीक है। ये विषय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। प्रदेशों के साथ संबंधों का अध्ययन। ये प्रदेशों का संबंध मतलब यानी एक देश का दूसरे देश से कैसा संबंध है, या एक राज्य का दूसरे राज्य से कैसा संबंध है, इन सभी का अध्ययन हम प्रादेशिक
प्रदेशों के साथ मन अपने विशेष क्षेत्र के अंतर्गत कभी आते हैं। क्रमिक अनुक्रिया का मतलब क्या है? क्रमिक का मतलब काल, यानी हर काल में कैसे कैसे इसका मानव भूगोल का विकास होता गया, उन सभी, यानी प्रागैतिहासिक में मानव कैसा था, फिर मध्यकाल में कौन कौन से उसने विकास किए और आधुनिक काल में उसने कौन कौन से विकास किए, इन सभी तथ्यों का अपन के विषय क्षेत्र के अंतर्गत, मानव के विषय क्षेत्र के अंतर्गत ये आते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर आगे हम बात करें कि इस भूगोल या जो मानव भूगोल है, इस विषय फर्स्ट अध्याय में कौन कौन से मतलब भूगोल रहता है। जैसे पिछली बार जो अभी 12th का आपके एग्जाम होता है, उसमें एक क्वेश्चन आ गया था 1 नंबर का कि भाई आधुनिक अमेरिका के कौन कौन से भूगोल रहता है, कोई 2 नाम बताए। ये इम्पोर्टेंट है, तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो आप देखिए। तो जैसे अपन पहली बात करें कि भाई जर्मनी के कौन कौन से भूगोल रहता है, तो एक तो है हम्बोल्ट, ये जर्मनी के थे। एक थे आपके रीटर, और ये आपके कौन है, फ्रेडरिक रेडजेल। फ्रेडरिक रेडजेल, ठीक है। जो ये हम्बोल्ट था, इसकी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण पुस्तक बता रहा हूँ मैं आपको, कॉस्मोस। ठीक है, कॉस्मोस इसकी क्या है, महत्वपूर्ण पुस्तक थी। रीटर की भी एक पुस्तक अर्थकुंड, ठीक है। और फ्रेडरिक रेडजेल की आपको पता है कौन सी है, जियोग्राफिया। ठीक है दोस्तों, तो ये तीनों विद्वान हैं, कहाँ के थे ये, भूगोल वेता थे आपके जर्मनी के। फिर हम अमेरिका की बात करें, अमेरिका के कौन कौन से थे, तो अमेरिका का था एक तो सैंपल, एलन सैंपल थी। दूसरा था अभी अपने पढ़ा हटिंगटन, और एक था ग्रिफिथ टेलर। ये कहाँ के थे भूगोल वेता थे, ये अमेरिका के थे। ठीक है, आगे हम और देश की बात करें तो हम करते फ्रांस की। फ्रांस का भूगोल वेता था बहुत ही इम्पोर्टेंट, ये था संभववाद का जनक कौन था, विडाल डी लाप्लास। और एक थे फैब्रे, और एक डिमांडिया। ठीक है, ये कहाँ के थे, फ्रांस के थे। फ्रेडरिक रेडजेल जो ये विडाल डी लाप्लास था, इसने संभववाद की संभववाद वो विचार लगा। डिमांडिया था, ये भी तो अपन एक महत्वपूर्ण भूगोल में था, इसने मानव भूगोल की बहुत ही प्यारी परिभाषा दी थी। उसने बोला था कि मानव भूगोल जो मानव समाज का अध्ययन उसके वातावरण के संदर्भ में क्या करता है, मानव भूगोल में उसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अगले अपन और भूगोल वेता मानने ब्रिटेन के कौन कौन से देखिए। ब्रिटेन के एक था हर्बर्टन, और एक था मैकेंडर। ठीक है, तो पिछली बार पूछा था कि भाई अमेरिका की, तो आपको तो 3 में से कोई 2 है, तो आपका 1 नंबर क्वेश्चन पक्का हो जाता। एलन सैंपल थी, हटिंगटन थी, ग्राफिकली अपने सिलेबस में। यहाँ पे देखिए फ्रेडरिक रेडजेल था, ये मानव आधुनिक भूगोल का जनक था। ये कहाँ का था, जर्मनी का। इसके साथ हम्बोल्ट और रीटर आप याद कर सकते हो। फ्रांस का था विडाल डी लाप्लास, ये भी आपके सिलेबस में। इसके साथ आप फेब्रे डिमांडिया और हर्बर्टन और मैकेंडर कहाँ के थे, आपके ब्रिटेन के थे। ठीक है दोस्तों, फिर थोड़ी बहुत आगे कि भाई इस मानव भूगोल का विषय क्षेत्र का विकास कहाँ कहाँ से हुआ था, या किधर से, मतलब और इसके गांधी या शाखा, पहले 2 शाखा थी मानव भूगोल, इसकी शाखा कौन कौन सी थी देखिए। तो इसकी शाखा 1930 की बात करें अपन, 1930 के बाद क्या हुआ था, अनेक विषय कह सकते हैं या शाखाओं का क्या हो गया, निर्माण हो गया। जैसे सांस्कृतिक भूगोल या सामाजिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल,
सैनिक भूगोल या आर्थिक भूगोल, खूब सारी इसकी क्या है ब्रांचेज या शाखाओं का क्या हो गया निर्माण हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह ये जो आपका पहला अध्याय था मानव भूगोल की प्रकृति और विषय क्षेत्र के बारे में अपन ने अध्ययन किया था। ठीक है, आगे फिर और अपन अगले वीडियो में अपन बात करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।